Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Magnet Brains. My name is Prateek Mishra and we are going to continue our discussion of class 12th history chapter 2 that we were doing on in the last lecture. सो पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो आपके अर्ली विलेजेस थे, विलेज की जो सोसाइटीज़ थी, उसमें किस तरीके से सोसाइटी में डिफरेंशिएशन आना शुरू हुआ था, नॉर्थ में क्या कहानी चल रही थी, साउथ में क्या कंडीशंस चल रही थी, उन सब के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि लैंड ग्रांट्स वगैरह जो किए जा रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसमें क्या वेरिएशंस आए, उससे हमको क्या पता चलता है। देन हम लोगों ने उसी में स्पेसिफिक चीज़ें ये देखी कि लैंड ग्रांट आखिर किया जा रहा था क्यों किया जा रहा था, एंड उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे मिसलेनियस टॉपिक्स थे वो सब हमने निपटाए थे। आज के लेक्चर में हम लोगों का जो मेन एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा आपके जो अर्ली टाउन्स थे और इनके तहत जो ट्रेड हुआ करता था उसके बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि इंडिया में इतना ज्यादा मात्रा में ट्रेड होता था, इतनी ज्यादा मात्रा में ट्रेड के बदले में पैसा यहाँ पे वापस आता था बाहर के क्षेत्रों से जहां से हम लोग ट्रेड करते थे, कि लोगों की स्थितियां जो थी बहुत अच्छी थी, लोग काफी हद तक समृद्ध थे। इतना ज्यादा जो है आपकी समृद्धि का लेवल था कि एक वक्त पे यहाँ पे सोने के सिक्के जो हैं चला करते थे। तो ये जो सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, आपको गोल्डन स्पैरो जो कहा जाने लगा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बहुत बड़े लेवल पर जो ट्रेड डेवलप हुआ, जिसमें हम लोगों ने भर भर कर सामान जो है दूसरे देशों को सप्लाई किया और बदले में एनॉर्मस अमाउंट में गोल्ड और सिल्वर हमें उनसे मिला है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो किस तरीके से इतना ज्यादा ट्रेड बना, किस तरीके से ट्रेड ग्रो किया, किस तरीके से उसका फायदा जो है अंपायर्स जो यहाँ पे बने उनको हुआ और जनमानस जो था आपके आम जन लोगों तक पहुंचा, उस सब के बारे में हम लोग बातचीत आज के लेक्चर में करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो हम लोगों ने ये देखा था पहले चैप्टर में पढ़ते वक्त कि जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ था तो उसी के साथ में हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो बड़े बड़े मैजेस्टिक शहर बने थे वो खत्म हो गए और हमारी जो सब कॉन्टिनेंट में लाइफ है या लाइफस्टाइल थी लोगों की, वो अर्बन से रूरल की तरफ शिफ्ट हो गई। उसके बाद लगभग 1100-1200 सालों तक हमको वेट करना पड़ा फिर से अर्बन लाइफ को देखने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उसकी शुरुआत फिर आपको जनरली 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट या उसके आसपास देखने के लिए मिलती है। तो 6th सेंचुरी बीसी की अगर आप बात कर लेते हो तो इस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर से आपको अर्बन सेंटर्स वगैरह जो हैं इमर्ज करते हुए समझ में आते हैं, यानी कि फिर से आपको रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखता है, शहरों का विकास फिर से आपको होते हुए नजर आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहर पूरी तरह से खत्म हो गए, आपके बर्बाद हो गए, और वहां से एक आपका 1000-1200 सालों तक का एक गैप, और उसके बाद फिर से नए शहरों का निर्माण और रूरल लाइफ से फिर से अर्बन लाइफ की तरफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है 6वीं शताब्दी बिफोर कॉमन एरा में आपको देखने के लिए मिलता है। और इस बार एक इंटरेस्टिंग बात होती है, वो ये होता है कि जो नए शहर निकल कर आते हैं वो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो रहा था कि एक सर्टेन इलाके तक कन्फाइन थे, वैसा नहीं होता। इस बार आपको जो नए शहर या जो नए टाउन्स हैं थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऊपर से लेके नीचे तक, इधर से लेके इधर तक, ईस्ट से लेके वेस्ट या वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ से लेके साउथ, साउथ से लेके नॉर्थ, आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है इस बार आपके जो अर्बन सेंटर्स हैं या जो नए शहर हैं उनका इमरजेंस देखने के लिए मिलता है। ये एक बात है जो आईबीसी से इसको अलग करता है। आईबीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहर एक सर्टेन एरिया में कन्फाइंड थे, वो एरिया बड़ा था और काफी बड़ा था, मगर फिर भी एक पर्टिकुलर एरिया में उस तरीके के शहर आपको देखने को मिले और सब खत्म हो गया एक बार में। अब क्या कहानी हो रही है, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको जो है शहरों का इमरजेंस देखने को मिल रहा है। इस बार ये नहीं हो रहा कि एक सर्टेन इलाका है और उसमें आपको शहर देखने को मिल रहा है, सबके सब एरियाज में जो है एक साथ आपको अर्बन लाइफ का एवोल्यूशन एकदम फिर से देखने के लिए मिलता है। अब इनमें से जो कई सारे जो अर्बन सेंटर्स इमर्ज होना शुरू हुए आगे चलकर, ये जो महाजनपद आपको देखने को मिले, उनमें से कई सारे महाजनपदों के कैपिटल सिटीज के तौर पर भी डेवलप हुए। ठीक है जी, याद रखिएगा 6वीं शताब्दी के आसपास आते आते अर्बन सेंटर्स या अर्बन लाइफ का फिर से आना और धीरे धीरे टाउन्स का फिर बड़े बड़े आपके शहरों में कन्वर्ट होना, और ये शहरों में से कई सारे जो शहर थे वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि जो महाजनपदें बनी, जो 16 महाजनपद बनी, इनमें से कई सारे शहर उन महाजनपदों के कैपिटल टाउन या फिर आपकी राजधानी बन गए। ठीक है जी, अब जब हम लोग इन कैपिटल टाउन्स या इन इंपॉर्टेंट शहरों को पढ़ते हैं, महाजनपदों की कैपिटल्स को देखते हैं, तो हमको एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। ये सबके सब एम ही नहीं था कि एक आउट ऑफ नोवेयर जो है इन्हीं को आपने राजधानी बना लिया क्योंकि बड़े शहर थे या इस तरीके से। ये बड़े शहर बने इसलिए थे क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बसे हुए थे और उसके कारण इनका विकास हुआ, और इनको राजधानी बनाने की भी वजह यह थी कि कुछ एक सर्टेन पर्पस जो है सर्व करते थे। या तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे बने हुए थे, या इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के रूट्स पे बने हुए थे, या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो था वो आपको यहां पर अपनी कैपिटल वगैरह
वगैरह बसाकर देखने के लिए मिलता था। तो जब भी हम लोग स्टडी करेंगे अभी आपको ये बात और समझ में आएगी कि जो मेजर टाउन्स थे जो बाद में जाके कई सारे महाजनपदों के कैपिटल भी बने, ये या तो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे बसे हुए थे या फिर इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशंस पर आपको ये देखने के लिए मिलते थे। जैसे अगर आप पाटलिपुत्र की बात कर लें जो मगध का कैपिटल हुआ करता था, ये रिवराइन रूट्स पे बसा हुआ था, यानी कि ये नदियों के ऐसे कंफ्लुएंस या ऐसे संगम पे बसा हुआ था जिसकी मदद से आप पाटलिपुत्र के किसी भी क्षेत्र में अगर आप मगध जनपद के किसी भी हिस्से में जाना चाहते हैं तो जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप रिवर रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता था कि जमीन के रास्ते अगर आपको कहीं दूसरे क्षेत्र में पहुंचना है मगध के, उसकी अपेक्षा पाटलिपुत्र से अगर आप जल मार्ग से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। अगर आप उज्जैन की बात कर लेंगे जिसको उस जमाने में उज्जैनी कहा जाता था, तो इसकी खासियत यह थी कि यह एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर बसा हुआ था। जो एक आपका व्यापार मार्ग है उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उज्जैन आपको देखने को मिलता है जिसको उस जमाने में उज्जैनी कहा जाता था। और इसी कारण यह शहर एंशिएंट टाइम से भी अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज रखता है, या फिर शुरुआत से जो है यह शहर एक अर्बन सेंटर के तौर पर रहा। पुहर की अगर आप बात कर लेंगे तो ये कोस्ट के पास था। मैं दिखाऊंगा आपको इसकी फोटोग्राफ तब आपको समझ में आएगा। पुहर जो था अगर आप इसकी बात कर लेंगे तो ये कोस्ट के पास था, और जहां से आपका जो सी रूट था या जो आपका व्यापारी मार्ग था समुद्र के रास्ते वो शुरू हो जाता था। तो पुहर अगर आपने समुद्री मार्ग जहां से शुरू हो रहा है व्यापार के लिए, उस पर अगर आपने अपना कैपिटल बसाया तो यहां से जितना भी ट्रेड हो रहा है या जितना भी ट्रेड या तो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, आप उसके ऊपर नजर रख सकते हो। बाहर से जो ट्रेड आ रहा है उस पर भी आप कर लगा सकते हो, और यहां से जो ट्रेड एक्सपोर्ट हो रहा है आपका उसमें भी आप कर लगा सकते हो। तो आप कमाई बहुत कर सकते हो, पैसा आप बहुत सारा कमा सकते हो। और इसका जो फायदा है पुहर में जो कैपिटल बना के राज करते थे उनको मिल रहा था। मथुरा की अगर आप बात कर लेंगे तो यहां पर आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी बड़े लेवल पर हो रही थी, ये कमर्शियल सेंटर भी था, ये कल्चरल सेंटर भी था। तो यहां पर काफी सारी चीजें एक साथ हो रही थी, इसलिए मथुरा को कैपिटल बनाना भी अपने आप में एक एडवांटेज देता था। हम लोग इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह आप देखेंगे। देखिए पुहर की बात कर लेते हैं। पुहर अब यहां पर बसा हुआ है। पुहर जो है एकदम यहां पे कावेरी के डेल्टा में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इस रास्ते से अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करना है, आप यहां जाओ या फिर आप फर्दर और यहां से दूसरे रास्तों पे निकल जाओ, आप चाइना वगैरह चले जाओ, सारा ट्रेड वगैरह जो हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया का उसकी बात कर लो, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो। पुहर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां से ये सारा ट्रेड किया जाता था। तो अब क्योंकि ये एकदम समुद्री मार्ग जहां से शुरू हो रहा है, पुहर वहां पे बसा हुआ है, तो चाहे आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो चाहे आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, सब पे नजर रखी जा सकती है, टैक्स लगाया जा सकता है, और इस पूरे के पूरे रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता है कि कौन यहां से आएगा कौन यहां से नहीं आएगा। और इस सब के बेसिस पर आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको इस रास्ते पे और इस राज्य में व्यापार करने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो भैया हम जो है वो प्रोटेक्शन देंगे रूलर के तौर पर, और इसलिए आपको और हमको कर या टैक्स या कुछ गिफ्ट वगैरह देना पड़ेंगे। इस तरीके से आप एक बहुत प्रॉस्पेरस एम्पायर बना सकते हो। ट्रेड से भर के पैसा मिल रहा है, प्रोटेक्शन के नाम पर आप पैसा ले रहे हो और आपको गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। इन सारी चीजों के कारण जो ये नीचे की तरफ में साउथ की अगर आप बात करोगे तो ये एम्पायर बहुत ज्यादा समृद्ध थे, और पुहर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको इसी तरह से समझ में आ रही होगी। यही बात आपके पाटलिपुत्र वगैरह पे है कि पाटलिपुत्र पे आप ध्यान से देखिए, यहां से नदियां ही नदियां जो हैं पूरे ऊपर नीचे मगध में जा रही हैं। तो यहां से अब अगर आपको ऊपर जाना है तो ये नदी का रास्ता पकड़ लो, यहां तक पहुंच जाओगे, नीचे जाना है तो ये रास्ता पकड़ लो, यहां तक पहुंच जाओगे। अब अगर यही रास्ता आप जमीन के माध्यम से कवर करते तो हो सकता है आपको महीना लग जाता है पहुंचने में, और समुद्र के रास्ते से हो सकता है आप 2 हफ्ते में पहुंच जाओगे। तो ये जो एक कम्युनिकेशन आप जल्दी कर सकते हो, ज्यादा वेल कनेक्टेड हो आपके राज्य के दूसरे इलाकों से, आपकी महाजनपद के दूसरे इलाकों से, ये पाटलिपुत्र को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे देता था। यही बात आपकी मथुरा पे लागू हो जाती है कि यहां पर एक तो ये नदियां वगैरह हैं, इसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ऊपर भी जाना है या नीचे भी जाना है उसके लिए। तो एक तो कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा ये जो आपके रूट सेंट्रल एशिया की तरफ जो रास्ते जाते थे, व्यापारी मार्ग जो जाते थे सेंट्रल एशिया की तरफ, उसके रास्ते में पड़ता था, तो कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है, और लोकेशन ऐसी है कि यहां से फिर बाकी जो है आप अपने राज्य वगैरह को कवर अच्छे से कर सकते हो। तो पॉलिटिकल एडवांटेज भी आपको मिलता था। उज्जैन की बात कर ली जाए या उज्जैनी की बात कर ली जाए तो फिर वही बात की ये आपका जो एक रास्ता है व्यापार मार्ग वगैरह जो है उसके ऊपर ये सिचुएटेड है, और फिर ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन या एडवांटेज ले लेता है। तो कुल मिला के हमें जो पहली स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी आप मेजर टाउन्स वगैरह को देखोगे जो शुरुआती वक्त में 6th सेंचुरी बीसी से निकल कर आए, इनकी खासियत क्या थी, हर एक या तो किसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन पर बसा हुआ है या फिर किसी ट्रेड रूट पे बसा हुआ है, और इसी चक्कर में ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही नहीं है कि आपको शहर वो अच्छा लगा और या जगह अच्छी लगी और आपने बसा लिया। वो छोटी सेटलमेंट बड़ी हुई इसीलिए, शहर इसीलिए बना कि वो एक अच्छी लोकेशन पर था, और राजाओं ने फिर जो बात महाजनपद के रूलर थे और बाद के जो अंपायर्स के रूलर्स थे उन्होंने भी इस पर्टिकुलर पोजिशन को एक्सप्लॉइट किया है। ये चीज हमको इस मैप में भी अच्छे से समझ में आती है।
अब यहां से जब आपने यहां पे खुदाई वगैरह की गई, यहां पर जब आपने एक्सकवेशंस किए, तो यहां से जो चीजें मिली हैं उससे भी उस जमाने के ट्रेड वगैरह को समझने में काफी आसानी होती है, काफी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उस चीज की मिलती है। तो जब यहां पर खुदाई वगैरह की गई तो जो मेजर मेजर चीजें आपको मिली वो क्या थी? सबसे पहले तो यहां से पॉटरी वगैरह आपको देखने को मिली, पॉटरी का सामान मिला, बाउल्स हो गए और इसी तरीके की चीजें। ये पॉटरी के साथ में खासियत ये थी कि इसके ऊपर ब्लैक कलर की एक चमचमाती हुई फिनिश थी, एक ब्लैक कलर की थोड़ी सी ग्लॉसी सी चमक थी, यानी कि वो थोड़ा सा शाइन करता हुआ ब्लैक कलर का आपको जो है पॉटरी का सामान देखने को मिला। इसको हिस्टोरियंस ने एक नाम दिया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। याद रखिएगा, आपकी जो ये महाजनपद वगैरह हैं, इनसे जो पॉटरी मिली है वो किस तरीके की पॉटरी मिली है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ब्लैक कलर का था मगर ये थोड़ा सा शाइन करता था, थोड़ा सा ग्लॉसी था, और इस कारण इसके पहले मिली हुई पॉटरी वगैरह से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये चमकता था, थोड़ा सा ग्लॉसी था, थोड़ा सा शाइन करता था। जैसे स्पार्कलिंग के कलर्स आते हैं, अलग अलग जो रंगों के स्पार्कल पेन आते हैं, जब आप उससे लिखते हो तो उसमें कुछ स्पार्कल्स वगैरह थोड़े से साथ में आ जाते हैं, वो हल्का सा शाइन करते हैं। तो उसी तरीके की जो ग्लॉसीनेस थी वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलती थी, और ये ब्लैक कलर के होते थे, इसलिए इनका नाम आपने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रख दिया है। ये आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? ये 6th सेंचुरी बीसी के जो भी आपके टाउन्स वगैरह एमर्ज किए हैं, जो बाद में उनमें से कई सारे जो बड़े बड़े अंपायर्स के कैपिटल बन गए, उनके एक्सहिबिशंस में। इसके अलावा जो दूसरी चीजें देखने को मिल रही हैं, ऑर्नामेंट्स आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं, टूल्स देखने को मिलते हैं, वेपन्स देखने को मिलते हैं, फिगराइंस यानी कि छोटी छोटी आपकी प्रतिकृतियां देखने को मिलती हैं, किसी जानवर की मूर्ति मिल गई, किसी मनुष्य की मूर्ति मिल गई, किसी और चीज की मूर्ति मिल गई, इस तरीके के फिगराइंस वगैरह देखने को मिलते हैं, और इनको बनाने वाले जो टूल्स वगैरह हैं वो सब देखने के लिए मिलता है। अब जब आप बात करोगे कि ये सारा सामान बनाया किस चीज से जाता था, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप मेटल्स की बात कर लें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज सबका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा आइवरी यानी कि हाथी दांतों का इस्तेमाल किया जाता था, टेराकोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक इंटरेस्टिंग चीज आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पहले जो आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते थे उसमें लोहा आपको जनरली देखने को नहीं मिलता था, बाकी चीजें फिर भी मिल रही थी, मगर आयरन जो है अब प्रीडोमिनेंटली आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका ब्रॉन्ज एज या कॉपर एज में आपको ब्रॉन्ज और कॉपर का सामान खूब मात्रा में मिला है, कॉपर और ब्रॉन्ज अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, मगर प्रीडोमिनेंटली आप कह सकते हो कि उसकी जगह पे कौन आ गया है? उसकी जगह पर आयरन आ गया, आयरन ने उसकी जगह ले लिया। कॉपर और ब्रॉन्ज का सामान मिलता है, कम क्वालिटी में मिलता है, उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता, क्वांटिटी भी उतनी अच्छी नहीं रह गई है, मगर आपको आयरन जो है वो बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। भर भर के इसका इस्तेमाल यहां पे शुरू हो चुका है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में आयरन एज आ गई है, या फिर आयरन एज शुरू हो गई है। अब 2nd सेंचुरी बीसी आते आते एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर आप बात करोगे तो वहां पर ये टाउन्स वगैरह बनना शुरू होते हैं, और उसके बाद 400 सालों में ये इंपॉर्टेंट ट्रेड के सेंटर्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट या बड़े शहरों में डेवलप होते हैं, एंड इनमें से कई सारे महाजनपदों की राजधानियां बन गए। अब 2nd सेंचुरी बीसी आते आते जब इन शहरों में और फर्दर एक्सहिबिशन किया गया तो पता चलता है कि 2nd सेंचुरी बीसी तक आपको जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं उसमें एक बात कॉमन हो गई है। एक तो जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज का डोनेशन कर रहा हो, एक तो उस डोनर का आपको नाम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ उसका प्रोफेशन जो है वो भी वो अपने साथ में लिखने लगा है कि वो व्यक्ति करता क्या है। ये दो चीजें अब जो है इंस्क्रिप्शंस पर आपको काफी क्लियर देखने को मिलने लगी हैं 2nd सेंचुरी बीसी तक के जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं उसमें। एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि कई बार कोई एक कॉमन व्यक्ति जो है, एक राजा जो है, सिर्फ उसी के वही जो है दान नहीं कर रहा है, इसके अलावा आपके जो मर्चेंट्स वगैरह हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है वो भी आपको दान करती हुई यहां पे दिखती हैं। पहले ये हो रहा था कि या तो राजा दान कर रहा है या फिर कोई एक पर्टिकुलर बहुत धनाढ्य व्यक्ति है वो दान कर रहा है, मगर उसकी जगह अब यहां पे 2nd सेंचुरी बीसी के जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें क्या बात निकल कर आ रही है? उसमें यह निकल कर आ रहा है कि एक पूरी की पूरी संस्था या फिर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी या तो व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई क्राफ्ट वगैरह करने वाले लोग हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको या तो आप गिल्ड्स बोल रहे हो या फिर आप श्रेणीज बोल रहे हो, इनका भी नाम जो है डोनर के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? 2nd सेंचुरी बीसी के पहले जो दान वगैरह किए जाते थे या तो किसी राजा के नाम पर हो रहे हैं, या फिर कोई एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है वो कर रहा है, कोई मर्चेंट वगैरह हो गया इंडिविजुअल, इस तरीके से। 2nd सेंचुरी बीसी में दो बातें एक तो देखने को मिलती हैं, एक तो सामने वाले का जो डोनर का नाम है वो और उसका प्रोफेशन आपको क्लियर कट देखने को मिलने लगा इंस्क्रिप्शंस में, और इंटरेस्टिंग बात क्या निकल कर आती है कि एक व्यक्ति की जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं
उसके नाम से भी दान किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन किसका हो सकता है, या तो व्यापारियों का, मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर कोई क्राफ्ट वगैरह अगर करने वाले लोग हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स वगैरह का। इसके अलावा भी अगर कोई और प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, किसी और तरीके की एक्टिविटी में कुछ लोग लगे हुए हैं और अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना लिया, तो वो लोग भी जो है अपनी तरफ से दान कर रहे हैं। अब किसी एक व्यक्ति के नाम से दान ना करके एक संस्था के नाम से दान किया जा रहा है, और संस्था का जो नाम है, क्या उसका प्रोफेशन वगैरह है, वो मेंशन किया जा रहा है। जनरली इस तरीके की संस्थाओं को जाना जाता था गिल्ड्स के नाम से या फिर श्रेणीज के नाम से। गिल्ड्स या फिर श्रेणीज के नाम से इनको आप जानते थे। इनको आप एक तरीके से समझ सकते हो जैसे आज के वर्कर एसोसिएशंस होते हैं उसकी मदद से। जैसे बैंक वाले हो गए, तो बैंक वालों ने अपना खुद का एक एसोसिएशन बना रखा है बैंकर्स एसोसिएशंस के नाम से, या फिर आपके रेलवे वाला के वर्कर्स हो गए या मजदूर हो गए, तो उन्होंने अपना एक अलग से एसोसिएशन बना लिया। किसानों ने अपना खुद का एक एसोसिएशन बना लिया। इस तरीके से उस जमाने में भी जो एसोसिएशंस आपको देखने को मिल रहे थे, चाहे तो व्यापारियों के एसोसिएशंस हो गए या ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या फिर आपके क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स के हो गए, या फिर किसी और के हो गए, इनको क्या नाम दिया है आपने, गिल्ड्स बोला है, श्रेणीज बोला है। ये लोग करते क्या थे, ये जो भी चीज में लगे हुए हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग उठा लेते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने अपना खुद का एक एसोसिएशन बना लिया या फिर अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। इन्होंने बोला कि अब हम लोग अलग अलग काम नहीं करेंगे, अब हम लोग सब इकट्ठे एक साथ काम करेंगे। इससे होगा ये कि सब इकट्ठे आएंगे तो फिर आप ज्यादा बेटर लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हो, बड़ी मात्रा में बना सकते हो। सब इकट्ठे बेचेंगे तो कमाई भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सामने वाले के पास में खरीदने के लिए ऑप्शन ज्यादा नहीं बचेंगे। एक या दो ही लोग अगर बेच रहे हैं तो ज्यादा वो आपके साथ मोल भाव नहीं कर सकेगा, आप अपनी कॉस्ट वगैरह जो है वो भी तय कर सकते हो। इससे हमारे को ज्यादा फायदा मिलेगा, व्यापार ज्यादा अच्छे से हो सकता है। इस सोच के साथ में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने अपना लेट से खुद का एक एसोसिएशन बना लिया, या फिर इस तरह से बोले कि अपनी खुद की एक गिल्ड या फिर खुद की एक श्रेणी बना ली। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनकी व्यवस्था वगैरह इन लोगों ने कर ली। इकट्ठे अलग अलग जाते तो शायद किसी को आसानी से व्यवस्था हो जाती, कोई इतना आसानी से नहीं कर पाता, मगर सब लोगों ने साथ में करी तो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट आसान हो गया। उसके बाद में प्रोडक्शन वगैरह जो है सबने मिलकर किया, तो ये डिसाइड कर लिया कि किस वक्त कितना प्रोडक्शन करना है, कब प्रोडक्शन ज्यादा करना है, कब प्रोडक्शन कम करना है। इसकी मदद से ये लोग बेसिकली डिमांड और सप्लाई को भी जो है मैनेज करने लगे कि प्रोडक्ट आपका जब ज्यादा मात्रा में आएगा तब कम दाम पे बिकेगा, और जब कम मात्रा में आएगा तो उसके दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह को मैनेज किया। तो प्रोडक्शन को मैनेज करने से या प्रोडक्शन को रेगुलेट करने से हुआ ये कि आप उसके दाम वगैरह जो है उसको भी रेगुलेट कर सकते हो, इसकी मदद से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तीसरी चीज, आपका जो फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है इसकी मार्केटिंग वगैरह जो है वो भी आप लोगों ने सबने इकट्ठे मिलकर करी है कि भाई अपना जो भी मार्केटिंग वगैरह करनी है कि ये यहाँ पे बर्तन मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, ये खासियत है, इतने दाम पे मिल रहे हैं। इस तरीके से आपने मार्केटिंग वगैरह करी। अब जब अकेला व्यक्ति अगर एक मिट्टी के बर्तन बना के बेचता तो तीनों प्रोसेस वगैरह करके गुजरने के बाद भी शायद वो उतना ना कमा पाता। 10 या 15 या 20 लोग अगर इकट्ठे आ गए, 50 लोग या 100 लोग अगर साथ में इकट्ठे आ गए और उन लोगों ने मिलकर जब ये काम किया, तो आपको क्या पता चलता है, यहां पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर काफी सारी चीजें जो है वो कर पा रहे हैं। इनको आपने क्या नाम दिया है, गिल्ड्स और श्रेणीज। और इसके बारे में पता कहां से चल रहा है, 2nd सेंचुरी के जो आपके इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं उन पर जब आपको ये प्रथा चालू हुई कि आप डोनर का नाम और डोनर का प्रोफेशन लिखोगे, और वहां पर जब आपको किसी व्यक्ति का नाम ना मिलकर किसी गिल्ड या किसी श्रेणी का नाम देखने को मिलता है, वहां से आपको इनके अस्तित्व के बारे में और इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। चलें आगे बात करते हैं। 6th सेंचुरी बीसी से एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलती है। दो तरीके के जो हैं ट्रेड रूट्स डेवलप होना शुरू होते हैं। एक ट्रेड रूट डेवलप होना शुरू होता है जमीन पर या जमीन के माध्यम से, और दूसरा ट्रेड रूट डेवलप होना शुरू होता है समुद्र के माध्यम से या फिर सी रूट से। तो 6th सेंचुरी बीसी से एक तो आपको बहुत सारे लैंड के ट्रेड रूट्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे सी के जो ट्रेड रूट्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप होना शुरू होते हैं, और कई सारी दिशाओं में, कई सारे अलग अलग देशों की तरफ, कई सारे अलग अलग प्रदेशों की तरफ वो जाते हुए आपको समझ में आते हैं। अगर आप लैंड की बात कर लेंगे, आप ओवरलैंड बात कर लेंगे, आप जमीन के रास्ते से अगर आपने ट्रेड करना है, तो एक तो सेंट्रल एशिया और बियॉन्ड में आप ट्रेड कर रहे थे, और अगर आप ओवरसीज की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप समुद्र के रास्ते के थ्रू जाते हैं, तो अरेबियन सी से होते हुए आप नॉर्थ अफ्रीका तक जा रहे हैं, वेस्ट एशिया तक जा रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे। बे ऑफ बंगाल की बात कर ली जाए तो बे ऑफ बंगाल से आप पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कवर कर रहे हैं और चाइना कवर कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा, वो अपने को तैयार करना है। 6th सेंचुरी बीसी से कितने तरीके के ट्रेड रूट तैयार हुए? दो तरीके के ट्रेड रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला जमीन के रास्ते ओवरलैंड, और दूसरा
समुद्र के रास्ते वाया सी। और जमीन के रास्ते अगर बात की जाए तो जो मेजर ट्रेड रूट डेवलप हुए वो कौन से थे? आप सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया और उसके बियॉन्ड निकल जाते रहे जमीन के रास्ते से, अफगानिस्तान वगैरह से होते हुए। और अगर आप सी रूट की बात करोगे तो दो मेजर सी रूट्स आपके तैयार होते हैं। पहला कौन सा हुआ है? एक हुआ है आपका अरेबियन सी से होते हुए आप नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक ट्रेड कर रहे हो, और दूसरा बे ऑफ बंगाल की मदद से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ में ट्रेड कर रहे हो। अब इन रास्तों के ऊपर जहां पे आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपनी अपनी राजधानियां बना रखी हैं, अपने अपने राज्य बना रखे हैं, तो रूलर्स क्या करते थे? इन पर्टिकुलर लोकेशंस की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को, चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। एक तो वो अपने टैक्सेस वगैरह लगाते थे, दूसरा ये इन रास्तों के ऊपर से जो भी व्यापार वगैरह हो रहा है, अगर आपको सेफली व्यापार करना है, अगर आप चाहते हो कि आप यहां से सिक्योर तरीके से निकल सको, आपके ऊपर कोई हमला ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, इन सब चीजों के लिए सिक्योरिटी देने के लिए राजा बदले में इन लोगों से एक प्राइस लिया करते थे व्यापारियों से, और इन प्राइजेस वगैरह की मदद से वो अपने कॉफर्स वगैरह को, अपने खजानों को भरा करते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो है आपको देखने को मिलती है, और इसी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होते 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 इतना व्यापार हुआ, इतना ट्रेड हुआ कि उसके कारण इंडिया में जो अलग अलग आपके एम्पायर्स बने उनमें इनॉर्मस अमाउंट में वेल्थ आई, इनॉर्मस अमाउंट में जो है यहां पर ट्रेजर या रिचनेस वगैरह इकट्ठी होती चली गई। तो इन रूट्स की अगर आप बात करोगे, इनसे जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है आपको ट्रेड देखने के लिए मिलता था। और इस ट्रेड में फिर जो जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, चाहे आपका व्यापारी इन्वॉल्व है, चाहे आपका इस व्यापार में जो प्रोडक्शन वगैरह के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राजा इन्वॉल्व है जिसके राज्य के माध्यम से ये ट्रेड वगैरह हो रहा है, या जिसके राज्य के से होता हुआ इस तरीके के व्यापार मार्ग जा रहे हैं, सबके सबने पैसा कमाया। स्पेसिफिकली आप मर्चेंट्स की बात करोगे, एनॉर्मस अमाउंट में जो है आपको यहां पे पैसा देखने के लिए मिलता है। ये बहुत इनॉर्मस अमाउंट में रिचनेस जो है इकट्ठी हुई, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने जो है इससे अर्न किया, और इसका फायदा जो है ओवरऑल आपकी कंट्री की प्रोस्पेरिटी पे आपको देखने में नजर आता है। मर्चेंट्स के नाम, इनफैक्ट मतलब व्यापारी जो है वर्ग एक अपने आप में इतना डेवलप हो गया कि अलग अलग भाषाओं में आपको इनके अलग अलग नाम तक देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर एक ही चीज को एक अलग अलग भाषाओं में जिक्र देखने को मिलता है, अलग अलग भाषाओं में उसका जो है जिक्र आता है, उसके स्पेसिफिक नाम आते हैं, दैट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी उस जमाने की। इनफैक्ट आज भी अगर आप बात करोगे, ट्रेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी, किसी भी देश की अगर आप बात करते हैं उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वगैरह में, वही चीज तब भी लागू होती थी। तमिल भाषा में अगर आप बात करोगे तो व्यापारियों को या मर्चेंट्स को मासा तुब्बन के नाम से जाना जाता था। अगर आप प्राकृत में नॉर्थ में आ जाओगे तो यहां पर या तो सेठीज कहलाते थे या फिर सतावहास कहलाते थे। इनफैक्ट आज भी जो एक सरनेम है खासतौर पे पंजाब वगैरह के इलाकों में इस्तेमाल होता है, सेठी सरनेम कई लोग लगाते हैं। तो बेसिकली एक इंडिकेशन है कि इनके जो पुरखे थे इसी तरीके के कोई या तो रिच मर्चेंट रहे थे या फिर किसी गिल्ड वगैरह में इन्वॉल्व थे, और वहां इस तरीके के मर्चेंट्स वगैरह को सेठीज कहा जाता था। उसी चीज को फिर लोगों ने जो है बाद में अपना सरनेम के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज भी जो है आपको उस नाम के लोग देखने के लिए मिलते हैं। तो प्राकृत भाषा में सेठीज या सत्तावहास जो है इनको कहा जाता था। बाद में संस्कृत वगैरह में भी इसके लिए वर्ड्स आए और दूसरी भाषाओं में भी ये शब्द आए, और इस तरीके से जो है एक इंडिकेशन मिलता है कि व्यापारी वर्ग के लिए अगर इतने नामों का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्यों इतनी जो है प्रॉस्पेरिटी वगैरह इंडिया में आई, क्यों जो है इतनी रिचनेस वगैरह जो ये लोग हैं लेकर अपने साथ में आ पाए। अब अगर आप ट्रेड की बात करोगे तो मेन आइटम्स वगैरह जिनमें ट्रेड होता था, सबसे पहले तो सॉल्ट, इसका ट्रेड होता था। दूसरा ग्रेन्स वगैरह जो आपका अनाज उत्पादन हो रहा है उसका होता था। क्लोथ हो गए, मेटल ओर्स हो गई, फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, और मेडिसिनल प्लांट हो गए। ये आपके कुछ मेजर एक्सपोर्ट वगैरह थे जो किए जाते थे बाहर के देशों में। बाहर के जो लोग थे वो आपसे ये सारी चीजें जो है मेजर या मेन खरीदा करते थे। आप खास तौर पे अगर मसालों की बात कर लेंगे, अगर स्पेसिफिक एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे कि ये इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो तो जनरल ट्रेड है कि ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, मगर कौन सा इलाका कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में खरीदता है, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रोमन अंपायर की बात कर लेते हैं। रोमन अंपायर खास तौर पर इंडिया से मसाले वगैरह खरीदा करता था, और मसालों में भी खास तौर पर जो पेपर होती है आपकी ब्लैक पेपर या काली मिर्च जो होती है वो इतनी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खरीदी जाती थी, और इसको काफी हाई दामों पर बेचा भी जाता था। रोमन अंपायर में बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल होता था। इनफैक्ट रोमन्स इतनी मात्रा में आपसे ब्लैक पेपर खरीदा करते थे कि संस्कृत भाषा में अगर आप देखोगे तो ब्लैक पेपर का नाम जो है वो यवन प्रिया पड़ा हुआ है। यवन का मतलब जो आपके फॉरेनर्स वगैरह हैं जो हमसे अलग होते हैं, जनरली जिनके बाल वगैरह पीले होते हैं, आंखें वगैरह थोड़ी सी नीली होती हैं, यूरोपियंस वगैरह के लिए आप यवन शब्द का इस्तेमाल ऐसा कर सकते हो। ऐसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के सारे लोगों के लिए यवन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मगर शुरुआती दिनों में यवन शब्द का इस्तेमाल जो स्पेसिफिक आपके पीले बाल हो गए या नीली आंखें हो गई, सफेद रंग हो गया, यूरोपियन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी होती थी उनके लिए यवन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब रोमन्स वगैरह काफी मात्रा में आके यहाँ पे ट्रेड करते थे, और जनरली देखा यह जा रहा था कि मसाले
मसाले खरीदते हैं और मसालों में भी पूरे के पूरे जहाज भर भर के जो है ये लोग काली मिर्च खरीद कर ले जाते हैं। तो इससे एक इंडिकेशन बना कि इन लोगों को ये पसंद है या अच्छी लगती है, अपने खाने में इस्तेमाल करते होंगे। तो काली मिर्च का नाम ही जो है हमारे देश में यवन प्रिया पड़ गया कि यवन को जो बहुत पसंद है उसको आपने काली मिर्च बोलना शुरू कर दिया। तो इससे ये एक बात समझ में आती है कि कितने बड़े लेवल पर जो है रोमन्स के साथ में मसालों का व्यापार और मसालों में भी स्पेसिफिकली काली मिर्च का व्यापार किया जा रहा था। इसी तरह से अगर आप टेक्सटाइल्स की बात कर लोगे, कपड़े वगैरह की बात कर लोगे या फिर मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह की बात कर लोगे, जिनकी मदद से आप की रोग वगैरह का जो है इलाज करते थे, तुलसी हो गया, नीम हो गया, गिलोय हो गई, इस तरीके के जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हो गए, इनका ट्रांसपोर्टेशन आपको अरेबियन सी से पूरा मेडिटेरियन तक देखने के लिए मिलता है। जरा इनके ट्रेड रूट्स को देखते हैं, इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कहां कहां ट्रेड होता था। अगर हम लोग यहां से बात करें तो आप यहां से होते हुए यहां पे भी ट्रेड कर रहे हो, यहां से होते हुए आप यहां पे भी ट्रेड कर रहे हो, और यहां से फिर आपका ये इस रास्ते से होते हुए आप मेडिटेरेनियन तक जो है यहां पे पहुंच गए, और यहां से यूरोप वगैरह में भी जो है आपका ट्रेड वगैरह हो रहा है। तो एक तो ये रास्ता हो गया ट्रेड का। दूसरा जो समुद्र का रास्ता था वो ये था, उससे आप साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए, यहां से आप और फर्दर ये चाइना वगैरह जो है यहां तक भी आप जाके ट्रेड वगैरह कर रहे थे, जापान वगैरह तक भी जो है आपका ट्रेड हो रहा था। तीसरा आपका अगर आप जमीन के मार्ग की बात करोगे तो ये आपका सेंट्रल एशिया और ये चाइना वगैरह और ये ऊपर के इलाकों में यहां पर जो है आपको ट्रेड वगैरह देखने के लिए मिल रहा था। तो इतने बड़े इलाकों में आपके एंशिएंट इंडिया का ट्रेड फैला हुआ था। पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका जो है यहां पे ट्रेड हो रहा है, यूरोप के बड़े इलाकों में ट्रेड हो रहा है, अरब्स के साथ में ट्रेड हो रहा है, सेंट्रल एशिया कवर कर लिया, चाइना के साथ में ट्रेड हो रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि प्रोस्पेरिटी जो थी वो अच्छी खासी थी। भर भर के आदमी जो है ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट में उतनी चीजें मंगवाई नहीं जा रही हैं, एक्सपोर्ट आप खूब मात्रा में किए जा रहे हो। अगर आप ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप लेट से मान लेते हैं 20 से 30 रुपए का सामान बाहर से मंगवा रहे हो और 100-150 रुपए का आपने सामान जो है बाहर बेच दिया, लेट से 150 रुपए का सामान बेच दिया और 50 रुपए का सामान लेट से आपने मंगवाया, तो 150 रुपए आपने कमाए हैं और 50 रुपए आपने दिए हैं, कुल मिला के आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपए आपने कमाई कर ली है। मतलब यह कि हम लोग पुराने जमाने में बहुत ज्यादा मात्रा में सामान तो इंपोर्ट किया नहीं करते थे, मगर एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा था और उससे कमाई इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही थी कि हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो ही रही हैं, मगर उसके ऊपर और हमारे पास वेल्थ एक्यूमुलेट होती चली जा रही है। राजा भी कमा रहा है, व्यापारी भी कमा रही है, जो लोग लगे हुए हैं वो भी कमा रहे हैं, प्रजा भी ओवरऑल प्रॉस्परस है। और यही वजह है कि पुराने जमाने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में जो है वेल्थ वगैरह ट्रेड के कारण इकट्ठी हो गई थी और इतने बड़े बड़े इलाकों में जो है, इतने बड़े बड़े इलाकों में हम लोग ट्रेड किया करते थे। ये जो आपके ट्रेड रूट्स वगैरह हैं, इनसे आपको समझ में आता है कि कितने बड़े इलाके में हिंदुस्तान का जो ट्रेड है वो फैला हुआ था। मेडिटेरेनियन की बात कर लेते हैं। यहां से आप लोग ये रास्ता पकड़ के निकल जाइए और यहां पे जो ये नदी आपको देखने को मिल रही है इसको कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन कितना बड़ा है और उसके ये यहां से हम लोग ये अंदर एंटर हुए, फिर से देखिए यहां से ये जो आप एंटर हुए हो, ये चीज को इन लोगों ने यहां पर ये दिखाया हुआ है। यहां से आप एंटर हो गए और इतना बड़ा आपका पूरा मेडिटेरेनियन है। अक्रॉस आप जो है इस पूरे इलाके में जितने राज्य पड़ते हैं, यूरोप हो गया, नॉर्थ अफ्रीका का इलाका हो गया, भर भर के यहां पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि व्यापार कितने बड़े जो लेवल पर जो है किया जा रहा था और इसके कारण कितनी जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलती है। यह बात जो है अपने को यहां पर समझ में। नेक्स्ट जो टॉपिक अब आता है वो आता है कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिक्कों का चलन कब शुरू हुआ और कॉइन्स की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हमको क्या पता चलता है और उससे हम लोग फिर उस ज़माने की हिस्ट्री के बारे में क्या पता कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष या फिर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कॉइन्स की हिस्ट्री या फिर कॉइन्स को स्टडी कर हिस्ट्री को रिक्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसकी मदद से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो बीता हुआ इतिहास है इसको बहुत अच्छे से और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने में हमको बहुत आसानी मिलती है। सो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कॉइन्स एंड किंग्स। अगर आप 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के आसपास देखें तो इंडिया में पहली बार आपको मुद्रा के तौर पर जो कॉइन्स हैं वो देखने को मिलते हैं या फिर समझ में आता है कि कॉइन्स इशू होना शुरू हो गए। इसके पहले तक तो ये हो रहा था कि लोग बार्टर सिस्टम के तहत अपना काम चला रहे थे। मुझे अगर कोई एक चीज़ चाहिए और किसी को कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो मैं उससे बात कर लूँगा कि यार मेरे से मेरा ये सामान ले लो और तुम्हारा जो ये चीज़ है इसकी ज़रूरत मुझे है, तुम दे दो। तो अगर हमारे बीच में ये सौदा बैठ गया, अगर हमारी बात फिट हो गई तो फिर हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम।
हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ट्रेड बार्टर के तहत ही हो रहा था। और अभी 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के पहले की कहानी ये थी कि इंडिया में भी जो थोड़ा बहुत ट्रेड या जिस तरीके भी कहानी चल रही थी उसमें सिस्टम, उसी भी सिस्टम में किसी मुद्रा या किसी करेंसी का इस्तेमाल ना होकर बार्टर के तहत ही ट्रेड हो रहा था। बट 6th सेंचुरी के आसपास हम लोग देखते हैं कि मुद्रा का जो चलन है वो आपको पहली बार एग्जिस्टेंस में आता हुआ दिखता है। और यहां पे मुद्रा के तौर पर सिक्के जो हैं वो आपको समझ में आना शुरू होते हैं 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। और सिक्के भी जो इशू हुए थे, सबसे पहले जो सिक्के आपको दिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, इनको कहा जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो इंडिया में पहली बार या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार आपको कॉइन्स या फिर करेंसी कब देखना शुरू होती है? 6th सेंचुरी बीसी में। किस फॉर्म में देखना शुरू होती है? सिक्कों के फॉर्म में। और उन सिक्कों का नाम क्या है? उनका नाम था पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब इनको पंच मार्क क्यों बोला जाता था वो मैं भी आपको बताऊंगा मगर सबसे पहले आपको पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिलते हैं। किस किस के देखने को मिलते हैं? या तो सिल्वर के देखने को मिलते हैं या फिर कॉपर के देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो सिक्के मिले वो कौन से थे और किस मेटल के बने हुए थे। तो याद रखना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं चलन में, वो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास देखने को मिलते हैं। उनको पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता था। क्यों बोला जाता था वो अभी बता रहा हूं आपको। और इसके बाद तीसरी बात कि वो सबसे पहले जो सिक्के मिले वो सोने के नहीं थे, वो या तो कॉपर के थे या फिर वो सिल्वर के थे। एंड सब शुरुआत में आपको ये वाली कहानी देखने को मिलती है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इससे दो बातें समझ में आती हैं कि कॉइनेज का इंट्रोडक्शन दो बातें आपको बताता है। एक चीज तो ये कि बार्टर में ट्रेड अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लोगों को जो है अब आपको किसी और सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही थी कि ये बार्टर में तो ट्रेड नहीं हो सकता। बार्टर में ट्रेड इसलिए होना मुश्किल हो रहा था कि यहां पर एक कंडीशन लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, और ये कई बार पूरी नहीं होती थी। इसको थोड़ा सा समझना है। लेट्स से कि मेरे पास 1 किलो गेहूं है और किसी व्यक्ति के पास 1 किलो टमाटर है। अब अगर मुझे टमाटर चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो बार्टर सिस्टम में मेरे गेहूं के बदले में मुझसे टमाटर ले ले, तो इसके लिए जरूरी ये होना है कि उसको गेहूं की जरूरत हो और जितना मेरे पास गेहूं हो या तो उसको उतनी की जरूरत हो या उससे कम की जरूरत हो, तो मेरा काम बन जाएगा। अब अगर उसको गेहूं नहीं चाहिए और मेरे पास जो उसको चाहिए वो देने के लिए है नहीं, तो उस कंडीशन में हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उसका कोइंसिडेंस नहीं होता और इसका वजह से बार्टर का जो ट्रेड है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बीच में और मेरे बीच में ट्रेड हो, आप मेरे से कुछ लेना चाहते हैं और मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूं, तो एक ही वक्त पे जरूरी ये भी हो जाता है कि जितनी मात्रा में हमें चाहिए और जो चीज हमें चाहिए एक दूसरे से वो एक दूसरे के पास होना जरूरी है। अगर आपके पास टमाटर हैं और मेरे पास गेहूं है मगर आपको चावल चाहिए, तो उस कंडीशन में फिर और मुझे टमाटर चाहिए, उस कंडीशन में मेरी तो वांट आपसे पूरी हो रही है मगर आपकी वांट मेरे से पूरी नहीं हो रही। तो बार्टर की जो कंडीशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वो पूरा नहीं होता। इस चक्कर में बार्टर से भी ट्रेड मुश्किल हो जाएगा। अब या तो मैं कहीं से आपका चावल की व्यवस्था करूं या फिर यह है कि किसी और व्यक्ति को ढूंढूं जिसको गेहूं चाहिए के बदले में, जो गेहूं के बदले में टमाटर देने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके से काफी लेबोरियस काम हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो बार्टर में जो समस्याएं थी, लेन देन में जो समस्याएं थी, वो समझ में आने लगी थी। तो पहली चीज तो ये कि जो कॉइनेज का इंट्रोडक्शन है वो इस बात को बताता है कि ह्यूमन इवॉल्व कर रहे थे, बार्टर की समस्या वगैरह जो है इसको समझ चुके थे। दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि यहां से ये सिक्कों का जो एक इंट्रोडक्शन होता है वो एक ये भी बात आपको समझाता है कि आपका जो ट्रेड है वो बढ़ने लगा था और इतने बड़े लेवल पर बढ़ने लगा था कि उसको अब बार्टर के साथ में चला पाना संभव नहीं था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। सबसे पहला कि सिक्कों का पहली बार आपको चलन इंडिया में कब देखने को मिलता है? 6th सेंचुरी बीसी के पास में सबसे पहले सिक्के जो चलन में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम है पंच मार्क कॉइन्स। और वो किसके बने हुए थे? या तो वो सिल्वर के थे या फिर वो कॉपर के थे, और इनके कारण ट्रेड का फैसिलिटेशन हुआ है। यहां से दो बातें समझ में आती हैं। बार्टर सिस्टम अब बीते हुए जमाने की बात हो रही थी और यहां से एक बात ये भी, इसका मतलब ये कि इवोल्यूशन हो रहा था, और दूसरी चीज ये कि ट्रेड इतना बढ़ गया था कि बार्टर में नहीं किया जा सकता था। ये एक बात बता रहा है कि ट्रेड में प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब इसको पंच मार्क कॉइन्स कहा क्यों जाता था? जनरली होता यह था कि अगर आपके पास में या तो कॉपर का आपने एक टुकड़ा ले लिया या फिर आपने सिल्वर का एक टुकड़ा ले लिया और आपके पास में कोई डाई हुआ करती थी या कोई आपके पास में पैटर्न हुआ करता था, अब आपने उसकी मदद से इसके ऊपर अपना कोई मार्क पंच कर दिया है। इसके ऊपर जनरली आपने अगर अपना कोई मार्क वगैरह पंच कर दिया है इसके फोर्स की मदद से या प्रेशर की मदद से, तो उसकी जो मार्किंग है पंच के साथ में इसके ऊपर आ जाएगी। तो उसके कारण फिर ये जो कॉइन है इसको पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता था। मैं पहले आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूं फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए, अब ये पीछे से जो है कॉपर का जो टुकड़ा है एज इट इज दिख रहा है, मगर आगे से इस कॉपर के टुकड़े के ऊपर इन्होंने किसी पैटर्न को जो है पंच कर दिया है, तो उसका वो पूरा का पूरा पैटर्न जो है इसके ऊपर नजर आने लगा। तो क्योंकि पंच करके या उसके ऊपर ऐसे ठोक कर जो है ये पैटर्न बनाया गया है, इसलिए इसको पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता था। चले और देखें,
ये देखिए, अब जैसे ये है, ये सिक्के के ऊपर जो है ये पैटर्न आपने पंच किया है, यहां पर इसके ऊपर एक दूसरा पैटर्न पंच किया है, यहां पर एक और अलग पैटर्न पंच किया, यहां पे एक अलग पैटर्न पंच किया। तो इससे एक बात ये भी समझ में आ रही थी कि हर बार आपको सिक्का जो है वो राउंड शेप का मिले जरूरी नहीं है, मगर एक बात क्लियर थी कि जनरली कॉपर या सिल्वर के सिक्के मिल रहे हैं, इनके पहले छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, इनको किसी पैटर्न या किसी डाई में रख के यूं करके ठोक दिया जाता है, तो जो डाई के ऊपर जो आपका जो भी पैटर्न बना हुआ है वो इस सिक्के पे आ जाएगा, और इसके बाद में फिर आप इसका इस्तेमाल कॉइन के रूप में या फिर करेंसी के रूप में कर सकते हो। ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये तो हो गए, ये और देख लीजिए, ये पंचमार्क कॉइन्स हैं, इसमें अब आपको इंसानों का चेहरा भी जो है देखने को मिल रहा है, वो रूलर जिसने ये निकाला था उसका साइन वगैरह भी एक तरफ देखने को मिल रहा है और एक तरफ ये देखने को मिल रहा है। ये इसके पहले वालों से इस तरह से अलग है, पहले वालों पे सिर्फ एक तरफ जो है आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही थी पैटर्न, मगर यहाँ पर दोनों तरफ जो है आपको कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ रूलर का जो चेहरा है वो बना हुआ है और एक तरफ आपको इस तरीके से कुछ साइंस या उसके कुछ सिंबल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जो शायद इस रूलर का लोगो होगा या मोटो होगा आपके अंपायर का, और इसकी मदद से ये एक इंडिकेशन होगा कि राजा के द्वारा जारी किया गया सिक्का है ये। चलें और देख लें, ये सारे ढेर है पंचमार्क कॉइन्स का, ये और कुछ पंचमार्क कॉइन्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं तो पंचमार्क कॉइन्स के ऊपर जो पंचिंग की जा रही है उसकी जो डिजाइन है वो भी सोफिस्टिकेट होती चली जा रही है। इसके पहले वालों की डिजाइन देखिए कितनी सिंपल है, इसके पहले वालों की जो डिजाइन है वो कितनी ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। दो तीन आप एक तरफ बनाइए और उस एक तरफ की डाई पे आपने दो तीन पैटर्न बना के उसको पंच कर दिया, मगर यहाँ पे क्या कहानी देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको काफी अच्छे पैटर्न्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वगैरह जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए नजर आ रही हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि पंचमार्क कॉइन्स में भी एक दिन में जो है आपने सारी तरक्की नहीं कर ली, धीरे 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 उसमें भी जो है इंप्रूवमेंट आया है। अब इन कॉइन्स को स्टडी जब हम लोग करते हैं तो इससे हमको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि इनमें से जो मैक्सिमम कॉइन्स वगैरह थे, जो भी आप पंचमार्क कॉइन्स की बात कर लो या इसके बाद भी जो सिक्के वगैरह भी आगे आएंगे, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी मदद से हम लोग उस जमाने की हिस्ट्री इसलिए क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे इनमें से ज्यादातर सिक्के जो हैं राजाओं के द्वारा इशू किए जाते थे। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो थे किंग्स के द्वारा इशू किए जाते थे, पहली बात। इसके अलावा कुछ सिक्के ऐसे थे जो मर्चेंट्स और बैंकर्स के द्वारा भी आपके इशू किए जाते थे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि आपको उस जमाने में इतने पावरफुल मर्चेंट्स या इतने बड़े बड़े बैंक देखने को मिल रहे हैं। बैंक से मेरा मतलब आज के सेंस में हम लोग बैंक जैसा समझते हैं वैसा नहीं, साहूकार हो गया, जो मनी लेंडर हो गया, जो बैंकिंग वगैरह के सिस्टम के तौर पे सर्व करते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उस जमाने में भी इतने पावरफुल मर्चेंट्स या फिर बैंकर्स होते थे कि वो भी अपने जो है सिक्के वगैरह इशू किया करते थे। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ रही है, जनरली आपके सिक्के राजाओं के द्वारा इशू किए जाते थे, बट हर बार राजा ही इशू कर रहा है जरूरी नहीं है। मर्चेंट्स, कोई बहुत पावरफुल और बड़ा मर्चेंट हो वो भी कर सकता है, कोई आपका बैंकर वगैरह हो वो भी कर सकता है। अब जनरली इनमें जो एक बात देखने को मिलती है कि शुरुआत में तो आपको अजीब अजीब से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, सारी कहानी चल रही है, मगर राजा का चेहरा या फिर राजा का नाम और उसका सिंबल इन सिक्कों पे कब से आना शुरू हुआ? तो सबसे पहले राजा का जो की इमेज है या फिर राजा का जो नाम है उसके साथ में सिक्के इशू हुए थे 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास, और ये इशू हुए थे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड किसके द्वारा किए गए थे? इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा किए गए थे। इंडो ग्रीक रूलर जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्सा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें आपका अफगानिस्तान और बाकी आज के पाकिस्तान का इलाका वगैरह आ जाता है, वहां पे 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में जिन रूलर्स ने अपने अंपायर्स बनाए या फिर अपना शासन किया था, उन इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा पहली बार ऐसे सिक्के इशू किए गए जिसपे राजा का नाम, राजा का चेहरा आपको जो है देखने के लिए मिलता है। इसके पहले तक आपको सिर्फ सिंबल्स या पैटर्न्स वगैरह देखने के लिए मिला करते थे। और सोने के सिक्कों की बात की जाए कि इंडिया में सबसे पहले सोने के सिक्के कब आए हैं, तो इंडिया में सबसे पहले सोने के सिक्के 1st सेंचुरी कॉमन एरा में देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। और इशू किए गए थे कुषाण रूलर्स के द्वारा। कुषाण रूलर्स के द्वारा ये सिक्के आपको इशू किए जाते हैं। सोने के सिक्के पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इन सिक्कों को जब आप स्टडी करेंगे, इन गोल्ड कॉइन को जब आप स्टडी करेंगे, तो आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आती है। इस जमाने में दुनिया में जो अलग अलग जगहों पे 2-3 बड़े अंपायर चल रहे थे, उसमें एक था रोमन अंपायर, दूसरा था ईरान का पार्थियन अंपायर। जब आप ये देखते हैं कि रोमन अंपायर के जो सोने के सिक्के चल रहे हैं या फिर पार्थियन अंपायर में जो सोने के सिक्के चल रहे हैं, और कुषाण जो इंडिया में पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सोने के सिक्के लेकर आते हैं, इनमें जबरदस्त सिमिलैरिटी है। इनका शेप, इनका साइज, इनका स्ट्रक्चर, लगभग हर चीज जो है एक दूसरे से आइडेंटिकल है। वजन
जो है आइडेंटिकल है। यहां से एक इंडिकेशन लगता है कि शायद इन रूलर्स वगैरह के बीच में कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग यहां पर जो आपके कॉइन्स इशू कर रहे हैं इनका वजन और सारी चीजें आइडेंटिकल रखेंगे ताकि हम लोग ट्रेड आपस में कर सकें। भले हम एक दूसरे की मुद्रा को माने या ना माने, बट सोने की अपनी खुद की तो वैल्यू होती है। तो अगर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम सबके जो सोने के सिक्के, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 10-10 ग्राम के होंगे, तो 10 ग्राम के सोने की जो वैल्यू है वो हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अब हम उसके ऊपर सिक्का बना के आप अपने अपने चेहरे छाप कर चलाते रहे, मगर आपस में ट्रेड करना है तो फिर वो हम सिक्के एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली 10 ग्राम सोना एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है हमारा ट्रेड वगैरह होगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद इन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग सिक्के एक जैसे चलाएं गोल्ड वगैरह के, ताकि आपको ट्रेड वगैरह में फैसिलिटेशन हो सके। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रोमन एम्पायर्स की बात हो जाए, चाहे ईरान के पार्थियन रूलर्स की बात हो जाए, चाहे हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के में आपके कुषाण रूलर्स की बात हो जाए जो पहली बार सोने के सिक्के लेकर आए थे, इन तीनों के सोने के सिक्कों में वजन आप देख लोगे, शेप देख लोगे या साइज देख लोगे, उसमें बहुत आइडेंटिकल सिमिलैरिटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलें कुछ आपकी पहले फोटोग्राफ्स देखते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये वो सिक्के हैं जो कुषाण रूलर्स के द्वारा इशू किए गए थे। अब इनका शेप देखिए, इनका साइज देखिए, इनके ऊपर जो इमेजेस बनाई जा रही हैं वो देखिए। ये हिंदुस्तान में इशू हुए पहले सोने के सिक्के हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इशू हुए पहले सोने के सिक्के अगर हम देखेंगे, और ये 2000 साल पहले की बातें हो रही हैं। 2000 साल पहले इंडिया में ये सब हो रहा था। इस तरीके की प्रॉस्पेरिटी थी कि सोने के सिक्के लाए जा रहे थे। सोने के सिक्के इशू करना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका मतलब यह है कि साम्राज्य जो आप चला रहे हो इसमें प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ट्रेड हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहा है और समृद्धि इतनी ज्यादा है, लोग इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन की चीजें खरीद रहे हैं कि आपको उसके लिए इतनी हाई वैल्यू की मुद्रा जो है चलाना पड़ रही है। तो ये हैं कुषाण रूलर्स के सोने के सिक्के। देखिए एक और देखिए, इस पे राजा का पूरा चेहरा बना, राजा का पूरा इमेज बनी हुई है, पूरा का पूरा जो है उनका शरीर पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। साथ में एक हाथ में शायद त्रिशूल पकड़े हुए हैं, एक तरफ रखा हुआ है। यहाँ पे शायद उनका नाम और जो भी वो टाइटल वगैरह थे वो लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सिंबल बना हुआ है। इस तरीके से बड़े मैजेस्टिक और बड़े भारी भारी जो सोने के सिक्के हैं वो कुषाण रूलर्स के द्वारा इशू किए गए थे। अब रोमन अंपायर के सिक्के देखिए, ये देखिए रोमन अंपायर के सिक्के देखिए, एग्जैक्टली वैसा ही शेप है, वैसा ही साइज। अब उसके ऊपर चेहरा किसी और का बना हो सकता है, मगर शेप, साइज और वजन के मामले में चाहे ये सिक्के उठा लें, चाहे अपने कुषाण रूलर्स के सिक्के उठा लें, आइडेंटिकल हैं। इसमें कोई बहुत 19-20 का फर्क हो तो हो, मगर ऐसा कोई डिफरेंस खास आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। देखें ऐसे, और देखिए ये रोमन अंपायर के और सिक्के हैं। फिर वही आपको चीज देखने को मिल रही है, राजा का चेहरा बना है और उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे राजा घोड़े पे बैठा हुआ है और उसके बारे में कुछ आपको बातें यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिल रही हैं, उसका नाम या उसका टाइटल वगैरह जो भी है। तीसरा हम लोग अब ईरान के जो पार्थियन रूलर्स थे उनके सिक्के देखेंगे। यहाँ पर देखिए ईरान के जो पार्थियन रूलर्स थे, शायद ये कोई किसी फायर टेम्पल का फोटो है कि एक आपके पास में पिलर है, उसके ऊपर आग जल रही है और यहाँ पे खारोश्ती में कुछ लिखा हुआ है। इस तरफ जो है उनके राजा की जो है फोटोग्राफ बनी है और उसके इधर जो है खारोश्ती में कुछ लिखा गया। इस तरीके के सिक्के वगैरह आपको देखने को मिले। फिर वही बात आती है कि कुषाण रूलर्स के जो सोने के सिक्के थे, वजन की बात कर लें, साइज की बात कर लें, शेप की बात कर लें, तीनों फैक्टर्स में, चाहे पार्थियन रूलर्स के सोने के सिक्के हों, चाहे आपके रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के हों, तीनों जो है एकदम आइडेंटिकल हैं, उसमें कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। ये और देखिए पार्थियंस के कुछ और सिक्के। चलें, तो यहां से हमको 2-3 बातें जो ध्यान रखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, इंडिया में सिक्कों का चलन जो है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में शुरू होता है और जो सिक्के आपको देखने के लिए मिलते हैं वो कौन से सिक्के होते हैं, वो होते हैं पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने कॉपर या सिल्वर के टुकड़े लिए और उसके ऊपर एक पैटर्न पंच कर दिया और उसकी मदद से उसके ऊपर कुछ निशान या आपने चिन्ह डाल दिए और उसके बाद में उसका इस्तेमाल आप सर्कुलेशन में कर रहे हैं, आप मुद्रा के तौर पर उसका प्रयोग कर रहे हैं। पंचमार्क कॉइन्स जनरली किस चीज के बने हुए थे या तो कॉपर के और या फिर सिल्वर के। अब पहली बार जनरली इनके ऊपर क्या बना होता था, कोई पैटर्न वगैरह आपको देखने के लिए मिलता था। पहली बार अपने चेहरे के साथ में या अपने नाम या टाइटल के साथ में किसी रूलर ने इंडिया में सबसे पहले सिक्के कब निकाले, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में ये सिक्के आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। 2nd सेंचुरी
बिफोर कॉमन एरा, सॉरी कॉमन एरा बोल दिया था मैंने, सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में आपको अपने चेहरे के साथ में जो है सिक्के देखने के लिए मिलते हैं। एंड उसके बाद में सोने के सिक्के पहली बार आपको कब देखने के लिए मिलते हैं? फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। अपने चेहरे और अपने टाइटल के साथ में जिन लोगों ने सिक्के निकाले थे वो कौन थे? नॉर्थ वेस्ट के इंडो ग्रीक रूलर्स थे। और अपने सोने के सिक्के पहली बार जिन रूलर्स ने इंडिया में चलाए थे उनका नाम क्या था? वो थे कुषाण। और क्या खासियत थी इनके सोने के सिक्कों की? रोमन्स के साथ में, या फिर अगर आप दूसरे अगर आप पार्थियन अंपायर जो ईरान का था उसके साथ में देख लें, रोमन अंपायर के साथ में देख लें, तो शेप, साइज और वजन के मामले में आइडेंटिकल थे। और बाकी इन सिक्कों के इशू होना ही एक इस बात का प्रमाण है कि ट्रेड वगैरह काफी बड़े लेवल पर हो रहा था। वही बात जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है कि इतने बड़े लेवल पर सोने के सिक्कों का चलन एक ही बात इंडिकेट करता है कि ट्रेड जो है उसमें इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे थे कि उसके लिए इतनी हाई वैल्यू की मुद्रा चलानी पड़ रही है। अब सिक्का, एक सिक्का या दो सिक्के में तो ट्रांजैक्शंस होते नहीं होंगे, कई बार 100, 1000, 10,000 इस तरीके से जो है आप सोने के सिक्के या दिनार जो भी बोलना चाहें आप वो देते होंगे ट्रांजैक्शन के बदले में। अब अगर इतने बड़े लेवल पर अगर आप ट्रेड वगैरह के लिए सोना दे रहे हो, इसका मतलब बदले में जो चीज आप ले रहे होगे उसकी क्वांटिटी भी तो कितनी इनॉर्मस होगी। और इससे फिर एक और बात समझ में आती है, इतनी बड़ी इनॉर्मस क्वांटिटी में अगर कोई सामान खरीद रहे हो, इतने बड़े वॉल्यूम में अगर किसी चीज को ले रहे हो, मतलब ये कि ट्रेड कितने बड़े लेवल पर हो रहा था। अब यही बात, इसी कारण से जो है इंडिया में प्रोस्पेरिटी आई या जो सोने की चिड़िया कहना शुरू किया। बाहर वाले लोग, क्योंकि अब वो अपने रोमन एम्पायर के सिक्के लेकर आया, हमें उसके राजा के चेहरे से मतलब नहीं है, हमें यह पता है कि ये सोना है और हमारे राजा ने जिस तरीके के सिक्के इशू कर रखे हैं उसी के बराबर का सोना है, इसमें जो है उतना ही वजन है, उतना ही सोना है। मतलब ये हुआ कि हमारे जो एक सोने के सिक्के की वैल्यू है वजन के हिसाब से देखा जाए तो इसके सोने के सिक्के की वैल्यू भी उतनी है। उस हिसाब से अब आपने कुछ तय कर रखा होगा कि एक सोने के सिक्के के बदले में किसी एक पर्टिकुलर चीज का इतनी अमाउंट हम लोग देंगे। अकॉर्डिंगली वो अगर 10,000 सोने के सिक्के या 5,000 सिक्के या 1,000 सिक्के पे करता है, अकॉर्डिंगली आप उसको कोई और चीज पे कर, आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ चीज उसको दे दोगे, वो अपना लेके चला जाएगा, बेचेगा और कमाएगा जो भी करना है। 100,000, 10,000 जितने भी सिक्के उसने दिए हैं वो तो हिंदुस्तान में आ गए ना। वो सारा का सारा सोना कहां से आ रहा है? वो सारा का सारा सोना रोमन अंपायर से आ रहा है। और इस तरीके से बहुत, अब ये जो सारा का सारा सोना रोमन अंपायर से आया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, इसके कारण प्रोस्पेरिटी और बढ़ेगी। तो ये एक इंडिकेशन है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पर जो है ट्रेड हो रहा था और बहुत इनॉर्मस अमाउंट में आपको प्रोस्पेरिटी जो है देखने के लिए मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोने के सिक्कों का चलन हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे फ्लरिश कर रहा था और इनॉर्मस अमाउंट में जो है ट्रांजेक्शन करना पड़ रहे थे। जैसे आज की तारीख में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इस बड़ी वैल्यू के जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसके लिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ ये तो खैर अब नॉर्थ की बात हो गई, नॉर्थ इंडिया में ये कहानी चल रही है। अगर आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको रोमन कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ रही है, साउथ इंडिया में आपको बहुत बड़ी मात्रा में रोमन कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत पुराने जमाने से जो है साउथ इंडिया के साथ में आपका जो वेस्ट है, रोमन्स हैं और बाकी जो लोग हैं उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ में क्योंकि मसालों का पूरा व्यापार होता था, जनरली जो यूरोपियंस पागल थे वो थे हमारे मसालों के लिए। क्योंकि अगर आप बात करेंगे जनरली यूरोप में खाना, या फिर अगर आप वेस्ट एशिया तरफ चले जाते हैं तो वहां पर अनाज वगैरह उतनी मात्रा में नहीं होता, वहां पे कंपैरेटिवली नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है। अगर आपको नॉनवेज फूड खाना है तो नॉनवेज फूड को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आपको उसमें मसाले डालना पड़ता है। जनरली काली मिर्ची वगैरह का काफी इस्तेमाल होता है। इतनी ज्यादा मात्रा में स्पाइसेस वगैरह इंडिया में ही होते हैं। तो यहां से जब ये स्पाइसेस वगैरह जाते थे और इनका खूब इस्तेमाल होता था खाने वगैरह में, तो उसके कारण बड़ी मात्रा में इनको स्पाइसेस वगैरह खरीद के लेकर जाना पड़ते थे। ये स्पाइसेस वगैरह आपको बड़ी मात्रा में मिलते हैं मलाबार के कोस्ट और केरला वगैरह के आसपास के इलाकों में। तो यहां से भर भर के जो है ट्रेड होता था और बदले में रोमन इनको खूब सोने के सिक्के दिया करते थे। इस वजह से आपको बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जो हैं यहां पर देखने के लिए साउथ में मिलते हैं। अब अगर हम अपने आप से यह सवाल पूछें कि चलिए ठीक है, सोने के सिक्के तो आपके इशू हो गए और पहली बार किसने इशू किए ये भी देख लिया। अगर हम ये सवाल पूछें कि सबसे बढ़िया, सबसे शानदार किस्म के, सबसे स्पेक्टेक्युलर जो अगर आपके सोने के सिक्के हैं वो किसने इशू किए हैं, इसका जवाब हो जाएगा इंडिया में सबसे जबरदस्त क्वालिटी के, सबसे शानदार, सबसे मैजेस्टिक, सबसे कलात्मक किस्म के सोने के सिक्के जिन रूलर्स ने इशू किए थे उनका नाम था गुप्ता रूलर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्ता रूलर्स पहले नहीं थे जिन्होंने सोने के सिक्के इशू किए थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाए हैं वो हैं
हैं कुषाण, मगर गुप्ता रूलर्स ने सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार और सबसे कलात्मक किस्म के सोने के सिक्के इशू किए थे। इस पर जिस तरीके की डिजाइन आपको मिलती हैं, इस पर जिस तरीके के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, वो मनमोहक हैं और वो काफी कुछ बताते हैं कि यहाँ गुप्ताज जो हैं वो सिर्फ आर्ट वगैरह को लेकर उनका टेस्ट कितना बढ़िया था, वो आपका कला वगैरह को कितनी ज्यादा जो है वरीयता दिया करते थे। तो सबसे स्पेक्टेक्युलर अगर आप बात करोगे, सबसे शानदार सोने के सिक्कों की बात करोगे, तो वो इशू किए गए हैं गुप्ता रूलर्स के द्वारा। सबसे शुरुआती सोने के सिक्कों की बात करोगे, सबसे पहले इशू किए थे कुषाण ने, और कुषाण के बाद में भी जो शुरुआती वक्त में सोने के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं, उनकी डिजाइन वगैरह उतनी अच्छी हो ना हो डजंट मैटर, मगर उनकी प्यूरिटी वगैरह जो है वो बहुत बढ़िया है। सोने की जो क्वालिटी थी वो बहुत बढ़िया थी। बाद में कॉपर वगैरह मिला के उसकी क्वालिटी में कमी की गई, या चांदी मिला के चांदी मिला के अगर उसकी क्वालिटी में कमी की गई, वो एक अलग बात है। मगर सोने का जो स्टैंडर्ड था, जो 24 कैरेट हम बोलते हैं, खरा सोना जो हम लोग बोलते हैं, अगर आप क्वालिटी की बात करोगे, ज्यादा मात्रा में गोल्ड की अमाउंट की बात करोगे, वो आपको देखने को मिलती है शुरुआती दिनों में। और जैसा कि मैंने कहा कि सोने के सिक्के का जो वजन होता था, उसका मोल होता था, उसका मैटर होता था। तो एक रोमन अंपायर के चेहरे वाला सोने का सिक्का भी इंडिया में दिया जाए तो चल जाएगा, और कुषाण अंपायर के चेहरे का, कुषाण अंपायर के या कुषाण राजा के चेहरे का जो चेहरा छपा हुआ सोने का सिक्का अगर रोमन अंपायर में दिया जाए तो वो वजन के कारण चल जाएगा। इस चक्कर में होता यह था कि सोने के सिक्के जो थे, इनकी मदद से खास तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड था वो काफी बड़े लेवल पर फैसिलिटेट होता था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ये देखिए, ये गुप्तास के जो है सोने के सिक्के हैं। अब इन सिक्कों के ऊपर जो नक्काशी की जाती है, इन सिक्कों के ऊपर जो डिजाइन वगैरह बनाए गए हैं, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे बातों को ध्यान दिया गया है। राजा किस तरीके से खड़ा है, राजा ने क्या कपड़े पहने हैं, राजा ने जो मालाएं डाल रखी हैं, जो कंठी पहन रखी है, सर के ऊपर आपका जो उसने हेलमेट लगा रखा है, उसके आसपास एक ऑरा दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरीके से गुप्ता रूलर के जो सिक्के हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये शायद रानी की तस्वीर बनी हुई है, उनका नाम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस तरीके से उनके जो कपड़े वगैरह हैं, उस पर एक एक जो सल वगैरह है उसको भी बड़ा ध्यान से जो है उकेरा गया है। तो वो एक इंडिकेशन है कि गुप्ताज वगैरह जो है वो अपने सिक्कों को लेके, उनकी आर्टिस्टिक टेस्ट को लेके, आर्टिस्टिक टच को लेके कितना ज्यादा कंसर्न थे। और ये एक बात ये भी बताता है कि यहाँ पर अभी जो है सिर्फ अब इंसान, यहाँ ये नहीं हो रहा था कि आप खा रहे हो, कमा रहे हो, जिंदा हो, आप अच्छे से जिंदा हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया कमा रहे हो, देश या अंपायर आपका ठीक चल रहा है, तो उसके कारण आप दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे रहे हो, जिसमें आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया। ये एक इंडिकेशन है, सिक्कों की क्वालिटी जो है उस वक्त में ये सारी चीजों का एक इंडिकेशन आपको देती है। और देखें, ये देखिए, शिकार करते हुए एक राजा की जो है तस्वीर इसके ऊपर उकेरी गई है। फिर यहाँ पे वो, ये बनाने को तो आप राजा का चेहरा भी बना सकते थे और उसके बाद भी ये चलन में डालते तो भी चल जाता, मगर नहीं, आपने यहाँ पे शिकार करते हुए राजा की तस्वीर डाली है। आप उसको पावरफुल दिखा रहे हो, आप उसको मैजेस्टिक दिखा रहे हो, तो एक संदेश देने वाली बात हो जाती है कि आपके रूलर जो है वो कितने पावरफुल हैं और आपको इनके प्रति लॉयल रहना है, आपको इनके प्रति वफादार रहना है एंड उनको वेनिरेट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ शायद ये एक रानी की तस्वीर है, ये शायद पूजा अर्चना करती हुई यहाँ पे खड़ी हुई हैं। इस तरीके से एक हाथ में उनके फूल है, एक हाथ में कोई और चीज़ है, इस तरीके से जो है वो खड़ी हुई हैं, और बाकी उनका नाम वगैरह यहाँ पे पूरा कुछ लिखा हुआ है। और देखें, ये देखिए, अब इसमें जो सोना डाला गया उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, इसकी जो शाइन निकल कर आ रही है। हालांकि जब ये मिले होंगे इनको थोड़ा साफ किया गया होगा, मगर गोल्ड की क्वालिटी है कि इतने हजार साल बाद भी इस तरीके से चमक रहे हैं। थोड़ा बहुत साफ सफाई के बाद में भी ये इस तरीके से अगर सोना चमक रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। बनाने वक्त जो है ध्यान रखा गया था गोल्ड की क्वालिटी का। अब डिजाइन देखिए कितना स्पेक्टेक्युलर है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो मुद्रा लगा के बैठी हुई हैं, शायद ध्यान वगैरह कर रही हैं या पूजा अर्चना कर रही हैं। मगर क्वालिटी देखिए, उनका आर्ट्स के प्रति जो उनका एक नजरिया था वो देखिए, कितना प्यारे तरीके से जो है पूरी की पूरी इमेजेस वगैरह को उकेरा गया है। ये फिर एक इंडिकेशन है प्रॉस्पेरिटी का, ये फिर एक इंडिकेशन है आर्ट्स की तरफ आपका एक खास तवज्जो देने का। और ये सारी चीजें तभी होती हैं जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है। जब आपके पेट में कुछ नहीं है तब आप अच्छी आर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे। जब आपका पेट भरा हुआ है, जब जिंदगी बढ़िया चल रही है, तभी आपका ध्यान जाएगा कि यार ये बिल्डिंग जो है सिर्फ बनाई ना जाए, इस बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि ये देखने में सुंदर लगे, कलात्मक लगे, आंखों को जो है सुकून दे। और देखिए, ये अलग अलग वक्त में जो आपके रूलर्स वगैरह हुए हैं गुप्ता अंपायर के, उनके द्वारा इशू किए गए सोने की फोटोग्राफ्स, सोने के सिक्कों की फोटोग्राफ्स हैं। चंद्रगुप्त वन के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा,
चंद्रगुप्त टू के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा। तो 4 रूलर्स एक ही जनरेशन, एक ही डायनेस्टी की अगर लगातार सोने के सिक्के इशू कर रहे हैं, इनके बाद भी जो है सोने के सिक्के जो है चलन में है, तो अगर एक रूलर का अंपायर अगर 30 साल का भी मान लिया जाए, तो लगभग 120-140 सालों तक अगर जो है लगातार सोने के सिक्के चलन में चल रहे हैं, तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान अपनी कह सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस के अब तक के, अपने अभी तक का जो रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास इतिहास का है, उसके सबसे खूबसूरत दिनों में से, सबसे शानदार दिनों से गुजर रहा था। और शायद इसीलिए गुप्ता अंपायर को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब 6th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास अगर हम लोग देखते हैं, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा या फिर 6th सेंचुरी BCE में अगर हम बात करेंगे, तो हमने पहली बार ये देखा था कि हिंदुस्तान में सिक्के जो हैं वो चलन में आना शुरू हुए, और उसके बाद में फिर आपको प्रोस्पेरिटी देखने को मिली, सोने के सिक्के आए और सारी बातें हुई। 6th सेंचुरी कॉमन एरा आते आते, यानी कि लगभग 1000 साल के बाद, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में अपनी शुरुआत हुई थी सिक्के आने की, और वहां से करते 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 6th 5th सेंचुरी आई, 4th आई, 3rd आई, 1st सेंचुरी कॉमन एरा आया, उसके बाद बिफोर कॉमन एरा आया, उसके बाद में कॉमन एरा आया, और उसके बाद 1st सेंचुरी कॉमन एरा, 2nd सेंचुरी कॉमन एरा, 3rd सेंचुरी कॉमन एरा, करते करते हम लोग पहुंचना है 6th सेंचुरी कॉमन एरा तक। यानी कि लगभग सिक्के चलन में आने के 1000 साल बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां पर हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि जो सोने के सिक्के थे वो जो है अब आपको कम चलन में देखने को मिलते हैं। चल अभी भी रहे हैं, ठीक ठाक मात्रा में चल रहे हैं, मगर कंपैरेटिवली जो 200-300 साल पहले जो गुप्तास के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल रही थी कहानी, उसकी अपेक्षा अगर आप यहां पर देखोगे तो जो सोने के सिक्के हैं वो अब आपको कम चलन में देखने के लिए मिल रहे हैं। उतनी ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। या फिर 6th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास की अगर आप बात करते हैं, तो यहां पर सोने के सिक्के उतनी ज्यादा मात्रा में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसके सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा क्या कि क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि सोने के सिक्कों का जो चलन है वो कम हो गया। तो फैक्ट यह है कि हिस्टोरियंस इसके लिए कोई एक मत नहीं है, हिस्टोरियंस के पास कोई एक सॉलिड या कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि इन वजहों के कारण आपको 6th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास से सोने के सिक्के जो हैं देखने में नहीं मिल रहे हैं। मगर उनके अपने कुछ अजम्पशंस हैं, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से अजम्पशंस लगाए हैं कि शायद ये वजह हो सकती हैं, इनमें से कोई एक वजह हो सकती है, इनमें से 2 वजह हो सकती हैं, सारी वजहों का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। शायद इन सारी वजहों के कारण जो है सोने के सिक्कों का चलन कम हो गया था, या कम सिक्के आपको 6th सेंचुरी कॉमन एरा तक देखने के लिए मिलते हैं। वजह जो भी हो, आज की तारीख में हम लोग श्योर नहीं है कि रीजन क्या था जिसके कारण 6th सेंचुरी कॉमन एरा आते आते सोने के सिक्के जो हैं वो टेपर ऑफ हो गए, सोने के सिक्के जो हैं कम मात्रा में देखने को मिले। तो अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला अजम्पशन जो हिस्टोरियंस देते हैं वो ये है कि इस वक्त तक जो आपका वेस्टर्न रोमन अंपायर था वो कोलैप्स हो गया था। वेस्टर्न रोमन अंपायर जो है वो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक था इंडिया के, और उनके क्योंकि वो बड़ी मात्रा में मसाले और कॉटन और ये सारी चीजें खरीदा करते थे, इसके कारण होता यह था कि बदले में काफी सारा सोना दिया करते थे। क्योंकि वेस्टर्न रोमन अंपायर आपका कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, तो उसके खत्म होने के कारण उनके साथ में जो व्यापार हो रहा था उसमें भी जो है रोक लग गई, उसमें भी एक हिंड्रेंस आ गया। वो व्यापार एक तो पहले की तरह उतना प्रॉस्पेरस नहीं रह गया, और धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो वेस्टर्न रोमन अंपायर के खत्म होने के कारण आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, जिससे आप भर भर के पैसा कमा रहे थे और खूब सारा सोना आपको मसालों की और कॉटन और टेक्सटाइल्स के बदले में मिलता था, उसमें कमी आ गई, और इससे जो है लोगों की प्रोस्पेरिटी अफेक्ट हुई। जो आपके राज्य या स्टेट चल रहे थे उनकी प्रोस्पेरिटी अफेक्ट हुई। सोना क्योंकि अब कम मात्रा में आ रहा था, तो फिर कम मात्रा में चलन में था, और इसलिए कम मात्रा में आपको उसके सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। और जो ये शब्द आ रहा है कि फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन टेपर्स ऑफ, यानी कि सिक्के मिल तो रहे हैं मगर कम मात्रा में मिल रहे हैं। टेपरिंग का मतलब होता है कि लेट्स से अगर यहां पे कोई एक चीज है, ये धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जैसे इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम होता चला जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में टेपर कर रही है, यानी कि ये छोटी होती चली जा रही है। एग्जिस्टेंस में तो है मगर कंपैरेटिवली जो है छोटी होती चली जा रही है। तो वही चीज जो है हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ये सोने के जो सिक्के थे वो टेपर ऑफ कर रहे थे। सोने के जो सिक्के थे यहां पे टेपर ऑफ कर रहे थे, मिल तो रहे थे मगर उतनी मात्रा में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। तो पहला रीजन क्या बताया गया है? पहली बात तो है कि सॉलिड रीजंस आपको पता ही नहीं है। पहला जो अजम्पशन है वो क्या दिया गया है, रोमन अंपायर कोलैप्स हो गया, उसके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड होता था वो खत्म हो गया और उसके कारण सोना जो है बड़ी मात्रा में आ रहा था वो कम हो गया। दूसरा रीजन इन लोगों का कहना यह है कि इस जमाने में हुआ यह कि जो नए टाउन्स थे अलग अलग जगहों पर, ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बाकी जगहों पर भी जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उनके आसपास के क्षेत्रों में भी नए टाउन्स वगैरह इमर्ज हुए, नए ट्रेड रूट्स जो थे वो निकल कर आने लगे। इसके कारण हुआ यह कि जो पुराने ट्रेड रूट्स थे इनका जो ट्रेड है वो कंपैरेटिवली कम हो गया। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास में एक ही जाने का रास्ता है, एक ही सड़क है, उसी के तहत आप आ सकते हो या जा सकते हो, तो उस
पर्टिकुलर रोड पर आपको काफी मात्रा में ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। मगर अगर हम लोगों ने उसके और वहां पे हो सकता है कई बार जाम भी लग जाए और काफी इश्यूज वगैरह भी क्रिएट हो जाएं, क्योंकि एक ही रास्ता है और उससे आना भी है जाना भी है, साथ एक ही वक्त पर लोग आएंगे जाएंगे, तो काफी आपको ट्रैफिक वगैरह देखने को मिलना ही मिलना, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर उसी रास्ते के कुछ आपने अल्टरनेटिव 2-3 रास्ते और बना दिए, तो ये जो सारा का सारा ट्रैफिक था ये कई रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर ये कई रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पहले की अपेक्षा उस रोड पर आपको उतना ट्रैफिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। लगभग यही कहानी यहां पर हुई कि अगर नए टाउन्स वगैरह इमर्ज हुए, नए ट्रेड रूट्स अगर निकल कर आए और उनके रास्ते भी जो है व्यापार होने लगा, तो इसके कारण हुआ ये कि जो पुराने आपके ट्रेड रूट्स थे और वो जो पुराने टाउन्स रास्ते में पड़ते थे जिनके साथ व्यापार होता था, उनको जो बिजनेस मिल रहा था वो कंपैरेटिवली कम हो गया। अब क्योंकि उनको जो बिजनेस मिल रहा था वो कंपैरेटिवली कम हो गया, तो बदले में जो आप कमाई कर रहे हो, जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी कम हो गया, क्योंकि इसी में आपके पास खूब सारे सोने के सिक्के आते थे। अब ट्रेड ही कम हो गया तो सोने के सिक्के भी ऑब्वियस सी बात है कम मात्रा में आएंगे। दूसरा रीजन ये दिया जाता है। तीसरा एस्टोनिशिंग रीजन जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जनरली हमको सोने के सिक्के अगर खुदाई वगैरह में कहीं पे मिलते हैं तो होर्डिंग्स में देखने को मिलते हैं कि कहीं पे किसी ने छुपा दिए, कहीं पे गाड़ दिए, इस तरीके से जनरली लोग अपना सोने के सिक्के, ज्वेलरी, ये सारी चीजें छुपाते या गाड़ते तब है जब बुरा वक्त चलता है, यानी कि जब उनको डर लगता है कि उनकी ये प्रॉपर्टी जो है सुरक्षित नहीं है या फिर इसके ऊपर जो है डाका डाला जा सकता है, ये खतरे में है, उस कंडीशन में वो लोग इस तरीके से जमीन में कहीं गाड़ देते हैं, कहीं पे गुप्त आपका तलघर बनवा के उसमें चीजों को छुपा दिया जाता है। बाद में फिर हिस्टोरियंस वगैरह के हाथों वो खुदाई वगैरह करते वक्त, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करते वक्त वो चीजें लग जाती हैं और उसकी मदद से फिर हम लोग वो जो सोने के सिक्के या जो भी चीजें हमें मिलती हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस का कहना यह है, ये तीसरा अजम्पशन पहले दो अजम्पशन से ऑल टुगेदर अलग है। इनका कहना यह है कि इस वक्त में आपको 6th सेंचुरी कॉमन एरा आते आते सोने के सिक्के चलन में कम इसलिए देखने को मिल रहे थे क्योंकि इनकी होल्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये अभी भी चलन में है, सर्कुलेशन में बड़ी मात्रा में है, और क्योंकि इनको गाड़ के नहीं रखा जा रहा, लोग जो है सोने के सिक्कों को जो है निकाल के सर्कुलेशन में से कहीं पे गाड़ नहीं रहे, छुपा नहीं रहे, ये लगातार सर्कुलेशन में बने हुए हैं, इसलिए हमको सोने के सिक्के देखने को नहीं मिलते। कालांतर में इन सिक्कों को फिर पिघला कर या गला के कोई और चीज बना दी गई होगी और इस तरीके से सिक्के बचे नहीं, मगर कम मात्रा में सोने के सिक्कों का मिलने का यह भी मतलब है कि ये अभी भी बड़ी मात्रा में सर्कुलेशन में थे एंड बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे थे। यानी कि लोगों को यह डर नहीं था कि ये जो आपका अंपायर है ये कोलैप्स कर जाएगा, या फिर ये डर नहीं था कि बुरे वक्त चल रहे हैं तो अपने को सोना छुपा देना चाहिए, वो उसका बकायदा इस्तेमाल कर रहे थे, वो चलन में था, सर्कुलेशन में था। इसलिए हुआ यह कि ये सोने के सिक्के लगातार इस्तेमाल हुए, लोगों ने गाड़े नहीं, छुपा के नहीं रखे, बाद में कालांतर में उनको गला के कुछ और बना दिया गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि नहीं, सर्कुलेशन वगैरह बड़े मात्रा पे हो रहा था, सर्कुलेशन बड़ी मात्रा में हो रहा था, तो इसका यह मतलब हुआ कि ट्रेड अभी भी बड़े मात्रा में हो रहा था। हो सकता है पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया मगर कंपैरेटिवली बड़ी मात्रा में हो रहा था। अब ये जो पॉइंट है ऑल टुगेदर अलग है पहले दो पॉइंट से, मगर हिस्टोरियंस का कहना यह है कि इनमें से या तो कोई एक वजह या फिर इनमें से एक से ज्यादा वजहों की कॉम्बिनेशन की मदद से आपको सोने के सिक्कों के चलन में कमी देखने को मिलती है या फिर आपको कम मात्रा में सोने के सिक्के देखने के लिए मिल रहे हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने टाउन्स एंड ट्रेड के साथ में अपनी बातचीत की शुरुआत करी थी। हमने देखा था कि जो शुरुआती टाउन्स वगैरह हुए थे उसमें ट्रेड वगैरह कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से फिर उसमें जो टाउन्स वगैरह हैं वो बड़े होते चले गए, उन ट्रेड्स के साथ में ग्रो करते चले गए। बाद में उनमें से कुछ टाउन्स वगैरह फिर बाद में महाजनपदों की राजधानियां भी बने, वो भी हमने देखा था। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स की हम लोगों ने बातचीत करी थी, फिर ये देखा था कि जो हमारे मेन इंपोर्ट्स थे या एक्सपोर्ट्स थे वो क्या क्या थे। एंड उसके बाद में फिर हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में डिस्कशन किया है। हमने ये देखा है कि सबसे पहले इंडिया में कॉइन्स कब आपको देखने को मिले, पंच मार्क कॉइन्स वगैरह के बारे में बात करी। उसके बाद में ये देखा कि गोल्ड कॉइन्स कब आए, मैजेस्टिक गोल्ड कॉइन्स कब आए, गोल्ड कॉइन्स टेपर कब कर गए, कब आपको कम मात्रा में देखने के लिए मिले, क्या वजह थी कि कम कर गए। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ओवरऑल आपका जो ट्रेड वगैरह रहा है और उसमें जो सिक्कों का चलन और बाकी सारी चीजें, बाकी सारे एस्पेक्ट्स वगैरह हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़कर खत्म किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो आपकी अलग अलग लिपि थी, अलग अलग आपकी जो स्क्रिप्ट थी जिसपे इंस्क्रिप्शंस वगैरह छोड़े गए थे, उनका डिसाइफरमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से हिस्टोरियंस उनको पढ़ सकने में कामयाब हुए, क्या आपने ट्रिक लगाई, क्या आपने लॉजिक लगाया जिसकी मदद से आपने उनको डिसिफर किया या फिर आप उनको पढ़ सकने में कामयाबी हासिल कर सके। सो बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड सजेस्ट यू ऑल चैप्स टू विजिट वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आप जाइए, यहाँ पर सारे वीडियोज जो हैं ऑर्डरली फैशन में अरेंज किए गए हैं, आपको ढूंढने में आसानी होगी। जैसे प्लेलिस्ट वगैरह बनाने के लिए कई बच्चे कहते हैं और कई बार कंप्लेंट भी करते हैं कि वीडियो आसानी से मिलता नहीं है,
वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, आपको एड्स वगैरह का कोई इश्यूज नहीं आएगा, आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक लेक्चर के साथ में उसमें कंटेंट क्या क्या है वो भी बताया गया है, तो जहाँ से आप शुरू करना चाहें वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं एंड आसानी से जो है आप अपनी स्टडीज़ वगैरह को जारी रख सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर फॉर टुडे। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें और कर्म अपना करते चलें। थैंक यू एंड जय हिंद।